हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग ओ लेवल का जो जुलाई में एग्जाम होने वाला है उसमें पाइथन के जो पुराने पेपर है, ओल्ड पेपर्स को हम लोग सॉल्व करेंगे। और अभी जो आज हम क्वेश्चन सेटअप स्टार्ट कर रहे हैं पाइथन में सॉल्व करना, वो जनवरी जेन का जो है सेट वन है। जैन 2023 सेट वन। आप चाहे तो ओ लेवल का ओल्ड पेपर जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। मैं आपको लिंक भी दे दूंगा डाउनलोड करने के लिए, जहाँ से आप जो है पेपर को डाउनलोड कर सकते हो। तो आप हम पाइथन में जो है MCR5 जो जनवरी 2023 का पेपर है उसको सॉल्व करने वाले हैं। तो हमारा जो है आज पहला क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो हम नीचे इसको स्क्रॉल करते हैं और पहले क्वेश्चन पे जाते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका जनवरी 2023 में सेट वन में आया हुआ था, रीड लाइंस मेथड्स क्या रिटर्न करता है? व्हाट डज रीड लाइंस मेथड रिटर्न? यानी रीड लाइंस जो फंक्शन है, जो आप फाइल में यूज करते हो। अगर आपने फाइल पढ़ा है तो फाइल में आपने रीड लाइन फंक्शन यूज किया होगा। रीड लाइन फंक्शन जो आपको आउटपुट देता है वो लिस्ट में देता है। लिस्ट में देगा का मतलब क्या होगा? स्क्वायर ब्रैकेट लगा होगा। स्क्वायर ब्रैकेट्स में जो है आंसर देता है। कैसे? स्क्वायर ब्रैकेट्स में इस तरीके से आपका स्क्वायर ब्रैकेट होगा। ये लिस्ट का हमारा क्या है? सिंबल है। इसके अंदर जो भी आंसर आएगा, इसके जैसे सपोज राम है हमारा, ये राम, फिर इसके बाद जो है हमारा श्याम है। तो इस तरीके से जो है सारी चीजें लिस्ट के अंदर होंगी। कामा, ऐसे बहुत सारी चीजें लिस्ट के अंदर हो सकती हैं। इसका मतलब जो हमारा फाइल है जिसमें हम रीड लाइंस का हम लोग यूज करते हैं, इसमें आपको जो है लिस्ट में आंसर मिलता है। क्लियर है? आप चाहो तो रीड लाइंस फंक्शन का यूज करके आप देख भी सकते हैं। तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है कि एफ डॉट रीड और ब्रैकेट में है फाइल। देखो, ये भी जो क्वेश्चन है वो फाइल का क्वेश्चन है। अगर आपने फाइल हैंडलिंग पढ़ी है तो ही आपको समझ में आएगा अच्छे से। तो एफ डॉट रीड में, फाइल में, यानी हम टेक्स्ट फाइल जो रीड करते हैं पाइथन में, तो रीड फंक्शन का क्या काम है? किसी फाइल को रीड करना, यानी टेक्स्ट जो राइट किया है आपने, टेक्स्ट फाइल हम राइट करते हैं पाइथन में, तो उसमें से क्या रीड करेगा? ये 5 कैरेक्टर्स, उस फाइल, जो भी फाइल है उसका 5 कैरेक्टर क्या करेगा? ये रीड करेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? 5 कैरेक्टर्स। पहला आंसर होगा ए, 5 कैरेक्टर, यानी एफ डॉट रीड फाइव विल रीड 5। तो ऐसा कितने भी, देखो ये जो फंक्शन के अंदर लिखा हुआ है 5, अगर 6 लिखा रहेगा 6 कैरेक्टर रीड करेगा। अगर 8 लिखा रहेगा तो 8 कैरेक्टर रीड करेगा। अगर कुछ भी नहीं लिखा रहेगा एफ डॉट रीड के अंदर कुछ भी, इसका मतलब वो सारा रीड करेगा, पूरी फाइल को क्या करेगा? रीड करेगा। और आप उसको क्या कर सकते हो? प्रिंट करा सकते हो। तो इस तरीके से 5 कैरेक्टर्स को हमारा क्या करेगा? रीड करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। पाइथन जो है लिखा गया है किस भाषा में? लिखा गया है पाइथन। पाइथन जो है सी लैंग्वेज में लिखा गया है। पाइथन किस में राइट किया गया है? सी लैंग्वेज में पाइथन को राइट किया गया है। तो आप इसको याद कर लो, पाइथन सी लैंग्वेज में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन में हम लोग जाएंगे। फोर्थ क्वेश्चन में क्या है हमारा? फोर्थ क्वेश्चन में कह रहा है कि एग्जाम्पल नाम का एक वेरिएबल है जिसमें HELL दिया हुआ है। तो कह रहा है एग्जाम्पल डॉट आर फाइंड ई। कह रहा है कि जो ई का लोकेशन है राइट साइड में, उसकी जो आर फाइंड का क्या काम होता है? आर मतलब राइट से फाइंड करना इंडेक्स नंबर, कितने इंडेक्स नंबर पे ये वाली वैल्यू अवेलेबल है। तो राइट से मतलब राइट साइड में, ठीक है। तो आप अगर काउंट करोगे राइट साइड में, राइट साइड इधर होगा, आपके राइट साइड की तरफ जाएगा, और लेफ्ट साइड किधर होगा? राइट टू लेफ्ट। क्लियर है? तो राइट साइड में हम स्टार्ट करेंगे अगर जो है ई को काउंट करना। तो आर फाइंड क्या करता है? जो जो हमारा लास्ट वाला ई मिलेगा उसको फाइंड करेगा राइट साइड में, यानी कि राइट साइड में इधर जो लास्ट वाला चीज होगा उसका इंडेक्स नंबर बताएगा। यानी बिल्कुल राइट साइड में हमको ये लास्ट में ई मिल रहा है। ठीक है? तो यहाँ से काउंट करेंगे, अगर इंडेक्स नंबर 0, एस का 0 होगा, ई का 1 होगा, फिर 2, फिर 3, फिर 4। तो आर डॉट फाइंड और ई क्या करेगा? 4 इंडेक्स नंबर हमको आउटपुट में देगा, क्योंकि जो ई है हमारा चौथे नंबर पे है। राइट साइड में किस नंबर पे है? चौथे नंबर पे है।
तो इस तरीके से जो आर फाइंड फंक्शन है वो राइट साइड में फाइंड करता है किसी वैल्यू को, बिल्कुल राइट साइड में जो होगा, सबसे लास्ट वाला राइट साइड। तो सबसे राइट साइड में सबसे लास्ट में क्या है, इसमें एच ई डबल एल ई में ई है। कितने नंबर पे है, इंडेक्स नंबर कितना है उसका, 4 नंबर है, तो आंसर में सी होगा आपका, 4 आएगा, 4 आएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित पाइथन कोड का वैल्यू क्या है? निम्नलिखित पाइथन कोड का वैल्यू क्या है, यानी कि प्रिंट 36/4। जब भी हम डिवाइड करते हैं किसी भी संख्या को, तो हमेशा आंसर किसमें आता है, फ्लोट में आता है। आप ध्यान दें, जब भी आप डिवाइड करोगे तो आंसर फ्लोट में आएगा, और इसमें क्या निकलेगा, कोशेंस निकलेगा। क्या निकलेगा, कोशेंस निकलेगा। तो 4 में अगर आप डिवाइड करोगे तो जो कोशेंस आएगा हमारा कितना आएगा, 9.0। 9.0 क्यों आएगा, क्योंकि जब भी हम डिवाइड करते हैं पाइथन में तो हमारा आंसर फ्लोट में आता है, इसलिए आंसर इसका 9.0 होगा। आगे चलते हैं, 6 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कह रहा है कि टू यूज अ मॉड्यूल इन अनदर मॉड्यूल यू मस्ट इंपोर्ट इट यूजिंग एन स्टेटमेंट। कह रहा है किसी मॉड्यूल को अगर आपको काम करना है, ठीक है, तो आप क्या राइट करते हैं, उसमें हम लोग राइट करते हैं स्मॉल में इंपोर्ट राइट करते हैं, IMPORT। किसी मॉड्यूल को अगर इंपोर्ट करना है आपको, तो आप क्या करते हो, इंपोर्ट, IMPORT। तो इंपोर्ट मॉड्यूल का हम लोग यूज करते हैं, जो स्मॉल में राइट होता है उसमें हम इंपोर्ट का यूज करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फॉर परफॉर्मिंग अ एडिशन ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर को जोड़ने के लिए विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल इन फ्लो चार्ट आर यूज। कह रहा है कि दो नंबर को जोड़ने के लिए कौन सा सिंबल हम लोग यूज करते हैं। तो दो नंबर को जोड़ना मतलब क्या होता है, प्रोसेसिंग हो गया। जब भी हम कोई कैलकुलेशन का काम करते हैं तो को प्रोसेसिंग बोलते हैं, और ये यूज होता है प्रोसेसिंग बॉक्स में। प्रोसेसिंग बॉक्स किस तरह का होता है, रेक्टेंगल होता है। जो प्रोसेसिंग बॉक्स होता है आपका किस तरह का होता है, रेक्टेंगल होता है। अगर आपने फ्लो चार्ट पढ़ा होगा, अगर आपने फ्लो चार्ट पढ़ा है तो आप देखो, फ्लो चार्ट में जो प्रोसेसिंग बॉक्स होता है हम कुछ इस तरह से यूज करते हैं। ये हमारा जो है प्रोसेसिंग बॉक्स होता है, रेक्टेंगल शेप का हमारा प्रोसेसिंग बॉक्स होता है, ठीक है। तो इसमें हम प्रोसेसिंग बॉक्स बोलते हैं। अगर आप कंडीशंस का कुछ यूज कर रहे हो तो यहाँ पे ये देखो, जो हमारा डायमंड शेप होता है वो हमारा, इसमें कंडीशंस हम राइट करते हैं। क्लियर है। इसके अलावा और भी सिंबल्स हैं जो फ्लो चार्ट्स में यूज होते हैं, जो आपको पढ़ना चाहिए कि फ्लो चार्ट्स में कौन कौन से सिंबल्स यूज होते हैं और क्या क्या उसका काम है। अब जो भी हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो हम लोग क्वेश्चंस पे फोकस करेंगे। तो क्वेश्चंस में जो हमारा उसका राइट आंसर है वो क्या होगा, तो इसका आंसर होगा प्रोसेसिंग, सी आंसर हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। ये सबको पता है, सीपीयू होता है आंसर, कंप्यूटर का जो ब्रेन है वो सीपीयू है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा फाइल फाइल ऑब्जेक्ट एफ की संपूर्ण सामग्री को पढ़ेगा। जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि अगर किसी भी फाइल को अगर पूरा डेटा को रीड करना है तो हम रीड फंक्शन का यूज करते हैं, और ऑब्जेक्ट फाइल के साथ एफ डॉट रीड फंक्शन। बी आंसर क्या होगा इसका सही होगा। पूरा अगर रीड करना है तो एफ डॉट रीड होगा। अगर करेक्टर्स को रीड करना है तो ब्रैकेट के अंदर जितने करेक्टर आपको रीड करने हैं वो आप क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। फिर 10 नंबर के क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं। 10 नंबर के क्वेश्चंस में क्या है, यहाँ पे फंक्शन डिफाइन किया है। इसके लिए आपको फंक्शन आना चाहिए कि व्हाट इज द फंक्शन, फंक्शन को डिफाइन करना क्या होता है, तभी आप इस क्वेश्चन को समझ पाओगे। तो फंक्शन डिफाइन किया हुआ है डेफ। डेफ से हम क्या करते हैं, फंक्शन को डिफाइन करते हैं। अब फंक्शन क्या है, FUNC, फंक का नाम दिया है डेफ फंक, यानी फंक्शन का नाम उसने फंक दिया हुआ है। और इसमें जो है 3 वेरिएबल डिक्लेयर किया है उसने, ABC, ठीक है। तो ये हमारा जो ABC यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ है, ये जो वैल्यू है हमारा, ये रियल वैल्यू नहीं है। ये रिप्लेस हो सकता है कॉलिंग के समय में। फिर देखते हैं आगे क्या हो रहा है। आगे हमारे पास क्या प्रिंट है, प्रिंट इज ए एंड। पहली बात तो इसमें एक बात आप लोग देखो, ध्यान से देखो आप लोग, कि ये जो डेफ फंक्शन लिखा हुआ है और इसके बाद जब भी डेफ हम यूज करते हैं तो लास्ट में हमारा कोलन होता है। क्लियर है। और जब भी हम कोलन लगाते हैं तो जब एंटर मारते हैं तो वन टैब का स्पेस जरूर होना चाहिए, होना चाहिए वन टैब का स्पेस। लेकिन यहाँ पे वन टैब का स्पेस नहीं है। इसका मतलब आंसर में हमको या तो एरर मिलना चाहिए या तो नन ऑफ द एबव आंसर मिलना चाहिए। तो हम देखते हैं क्या कहीं एरर है। पहले में कोई एरर नहीं दे रहा है, बी में कोई एरर नहीं दे रहा है, सी में कोई एरर नहीं दे रहा है। इसका मतलब डी वाला आंसर सही होगा, नन ऑफ द
एबव क्वेश्चंस। इसका आंसर नन ऑफ द एबव होगा। क्लियर है? बाकी अगर आप इसको सही करके सॉल्व करना चाहते हो तो जो आपने राइट किया है डेफ के अंदर, ये जो प्रिंट है, जो प्रिंट लिखा हुआ है, इसको डेफ के अंदर करो। बाकी यहाँ पे देखो अब 3 बार कॉलिंग हुई है फंक की। जो फंक की कॉलिंग है वो पहली बार यहाँ पे कॉलिंग है, दूसरी बार यहाँ पे कॉलिंग है और तीसरी बार यहाँ पे कॉलिंग है। तो अगर आप इसको सही करके करेक्ट करके सॉल्व करना चाहोगे तो इसका आंसर कुछ और होगा, बट फिलहाल मेरे हिसाब से क्योंकि ये जो है यहाँ पे वन टाइप स्पेस होना चाहिए जो है नहीं, तो इसलिए आंसर इसका नन ऑफ द एबव होगा। और यदि आप इसे सॉल्व करते हो तो पहली बार जब कॉल करेगा ये 13 और 17 कॉल करेगा तो क्या प्रिंट होके आएगा। तो यहाँ पे जो 13 और 17 है, देखो 13 किसकी वैल्यू होगी, 13 जो वैल्यू होगी ए की वैल्यू होगी, और 17 किसकी वैल्यू होगी, बी की वैल्यू होगी, और सी की वैल्यू क्या होगी, 10 होगी। तो आंसर क्या आ जाएगा, 13 इज, तो ए इज 13। क्लियर है? तो ए इज 13 में देखो पहला वाला आंसर कुछ सही लग रहा है हम लोगों को। ठीक है, और क्या, और जो है आपका बी में 17 आ जाएगा। तो बी में देखो आप 17 किस में है, ए 13 एंड बी इज 17, ये बी वाला आंसर कुछ हद तक सही लग रहा है, एंड सी इज 10। तो पहली बार में क्या होगा, ई प्रिंट होगा। कौन सा आंसर हमारा सही है, ई वाला, बी का पहला तो सही लग रहा है हमको। तो इस तरीके से आप इन सारों को देखना, जैसे मैं बताया हूँ पहला वाला रख के वैल्यू, क्योंकि देखो कैसे वैल्यू लिया है, पहला वाला जो ए की वैल्यू है ले लिया है। क्लियर है, समझ रहे हैं आप लोग? चलो मैं इसको भी सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है, समय कम है लेकिन इसको भी सॉल्व कर देता हूँ। तो पहला स्टेटमेंट जो कॉल किया है आपने देख लिया। दूसरा देखते हैं कॉलिंग जो किया हुआ है, फंक में ए की वैल्यू दे दिया है, सी की वैल्यू ऑलरेडी देखा, तो बचा क्या भाई, बी बचा हुआ है। तो बी की जो वैल्यू ऑलरेडी दे रखा है वही ले लेगा बाय डिफॉल्ट। जो पहले से वैल्यू दे रखा है फंक्शन डिफाइन करते समय और कॉलिंग करते समय अगर आपने वैल्यू नहीं दिया है तो बाय डिफॉल्ट वही वैल्यू क्या करेगा, ले लेगा। तो दूसरे में हम देखते हैं हमारा बी आंसर सही था, तो अब इसमें देखते हैं क्या ये बी में ये दूसरा सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो हमारा ए की वैल्यू 2 है, ए की वैल्यू 2 है, बिल्कुल सही है, इज 2। एंड बी की वैल्यू वहां पे 5 है, यहाँ पे क्या है, 4 है, जो उसमें नहीं थी। इसका मतलब ये बी वाला आंसर हमारा सही नहीं होगा, हम सी पे आएंगे फिर। पहली लाइन बिल्कुल एग्जैक्टली मिल रही, जो हमारा आंसर सही था, ये सही है बिल्कुल। अब आते हैं जो हम बी में चाहिए, दूसरे सेकंड स्टेटमेंट में हमको चाहिए। ए इज 2 बिल्कुल सही है, बी इज 5 बिल्कुल सही है, एंड सी इज 4 ये भी बिल्कुल सही है। इसका मतलब यही वाला सी वाला आंसर होगा। बट लास्ट वाला जो कॉल किया इसको भी देख लेते हैं क्या है, 579। इसमें देखो आंसर क्या होगा, ए का 5 होगा, बी का 7 होगा और सी का 9 होगा। तो एक्चुअल वैल्यू कब आपको मिलती है, जब आप कॉल करते हो तब। एक्चुअल वैल्यू हमको तब मिलती है जब हम कॉलिंग करते हैं। तो 579, यहाँ पे देखो ए इज 5, बी इज 7 एंड सी इज 9। इस तरह से क्या आंसर सही होगा, अगर सी सही होगा तब होगा जब ए डेप्थ से आप वन टाइप स्पेस लोगे तब। वैसे इस क्वेश्चन का आंसर होगा नन ऑफ द एबव। क्लियर है? तो 10 क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं, इसके आगे हम लोग 11 नंबर का क्वेश्चन देखने वाले हैं। कह रहा है कि इन पाइथन लैंग्वेज विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर्स इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर रेजिंग के टू द पावर 1। कह रहा है के की पावर 1 लिखना है, के वो एक वैल्यू है जिसके पावर 1 लिखना है, तो आप कैसे इसको राइट करोगे। तो हम पाइथन में जब भी पावर लेना होता है तो डबल स्टार लगाते हैं, के डबल स्टार पावर, मतलब डबल स्टार 1, यानी कि जब भी पावर लेना होता है तो डबल स्टार लगाते हैं। तो बी वाला आंसर हमारा क्या होगा, ये वाला आंसर हमारा सही होगा, बिल्कुल सही आंसर हमारा बी वाला होगा, के टू द पावर 1, के डबल स्टार 1। इस तरह से हम पावर जो है जब भी हमको देना होता है डबल स्टार का हम यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक स्टेटमेंट का उपयोग तब किया जाता है जब कोई स्टेटमेंट वाक्यात्मक रूप में आवश्यक होता है लेकिन आप नहीं चाहते कि वो कोड निष्पादित हो। बहुत कठिन हिंदी है तो इंग्लिश में हम लोग पढ़ते हैं। और स्टेटमेंट इज यूज्ड व्हेन, और स्टेटमेंट इज रिक्वायर्ड सिंटैक्टिकली बट यू डू नॉट वांट एनी कोड टू एग्जीक्यूट। कह रहा है कि पाइथन में जो है हमको कुछ चीजों की रिक्वायरमेंट है, सिंटैक्टिकली हमको जरूरत है, बट हमको जो है हम नहीं चाहते कि वो जो कोड है जो भी लिख रहे हैं वो एग्जीक्यूट हो। तो ऐसे समय में हम क्या लिखते हैं, पास लेते हैं। जब हम चाहते हैं कोई चीज राइट कर रहे हैं और वो एग्जीक्यूट ना हो वहां पे, मतलब वो प्रिंट होके ना आए, तो हम उसको वहां पे पास यूज करते हैं, पास कमांड यूज करते हैं। सिंटैक्टिकली राइट करते हैं बट हम चाहते नहीं कि वो एग्जीक्यूट हो,
तो उसको हम बोलते हैं पास। पास यूज करते हैं। आपने ब्रेक पढ़ा होगा, कंटिन्यू पढ़ा होगा, पास पढ़ा होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। 13 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, इन विच सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फेज क्वालिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर इज डॉक्यूमेंटेड है। कह रहा है कि जो सॉफ्टवेयर की क्वालिटी है, जो उसकी गुणवत्ता है, क्या उसकी जो है क्या किस किस चीज के लिए यूज किया जाएगा, तो आप कब इसको बताते हैं? इसको बताते हैं डिलीवरी के टाइम में। जब आप डिलीवर करते हो सॉफ्टवेयर को, जब आप सेल करते हो मार्केट में, तो पैकेजिंग पे पूरा लिखते हो कि भैया इस सॉफ्टवेयर का ये काम है, ये इसमें यूज होता है। तो डिलीवरी के टाइम में आप ऐसा करते हो, उसकी जो गुणवत्ता है, उसकी जो भी क्वालिटी है, उसके बारे में बताते हो। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, नमपाई एरे में जीरोज फंक्शन का क्या उपयोग होता है? नमपाई एरे न्यूमेरिकल पाइथन, अगर आपने नमपाई पढ़ा होगा तो उसमें आपको जीरोज फंक्शन का काम बताया गया होगा। जीरोज फंक्शन डायागोनल, डायागोनल का मतलब आप समझते हो? डायागोनल का मतलब कि होता है, आपको पेंट में बता रहा हूँ मैं, डायागोनल का मतलब ऐसे होता है एंड ऐसे होता है। तो ऐसे करा है कि ये जो आपका जीरो जीरो एंड जीरो, फिर ऐसे जीरो जीरो, तो ऐसे प्रिंटिंग जब होती है, डायगोनल प्रिंटिंग होती है। जीरोज फंक्शन को लेते हैं जितना आपको चाहिए होता है, तो जीरोज फंक्शन की वजह से हमको जीरो जीरो डायगोनल, सभी एक डायगोनल एलिमेंट के साथ एक मैट्रिक्स जीरो बनाने के लिए यूज होता है। बी वाला आंसर क्या होगा इसका? सही होगा। जीरोज फंक्शन का यूज डायगोनल एलिमेंट के साथ एक मैट्रिक्स बनाने, उसमें खाली जीरो जीरो आएगा। क्लियर है? जीरो फंक्शन से केवल क्या आएगा? जीरो जीरो, सभी कुछ जीरो जीरो आएगा, लेकिन जो आता है वो डायगोनल सिस्टम में आता है प्रिंटिंग। आगे जाते हैं, निम्नलिखित कोड का आउटपुट क्या है? निम्नलिखित कोड का आउटपुट क्या है? इसमें देखो डेफ फंक्शन, फिर फंक्शन आ गया आपका, तो एस नाम का एक फंक्शन क्या किया है? डिफाइन किया है। एस नाम का फंक्शन जिसमें एन1 नाम की एक वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, अच्छी बात है। फिर यहाँ पे देखो कोलन है, तो वन टाइप स्पेस बिल्कुल सही है, इसका जो सिंटैक्स है बिल्कुल सही है। तो प्रिंट एन1, प्रिंट एन1, एन1 को क्या कराया है? ये प्रिंट कराया हुआ है। और n1 इज इक्वल टू यहाँ पे n1 प्लस टू। फिर यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे देखो n2 इज इक्वल टू 4 दिया हुआ, और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, यहाँ पे कॉलिंग हुई है किसकी? किसी भी फंक्शन को जिसको आप डिफाइन करते हो, जितनी बार चाहे उतनी बार क्या कर सकते हो? यूज कर सकते हो, यानी कॉल कर सकते हो। अब कॉल करोगे तो क्या होगा? एस फंक्शन को आपने कॉल किया, जिसमें आपने क्या दिया? n2 वैल्यू दिया, n2 वैल्यू दिया, कॉल किया, यानी रियल वैल्यू हमारी क्या हो गई? 4 हो गई। तो 4 हमारे पास वैल्यू है n2 की, और इसको कॉल किया। इसमें अब इस फंक्शन एस, इस फंक्शन को जब कॉल करोगे तो n1 की वैल्यू क्या कराएगा? प्रिंट कराएगा। अभी n1 की वैल्यू क्या है? 4 है, यानी कि यहाँ पे जो आपने कॉलिंग में जो वैल्यू दी है वही रियल वैल्यू है। और इस तरीके से आपका जो प्रिंटिंग होगा वो क्या होगा? 4 जो है आपका प्रिंट होगा। आपका 4 जो है यहाँ पे प्रिंटिंग होगा। तो इस तरीके से प्रिंट n1 जब करोगे तो आपका 4 प्रिंट होगा। और फिर यहाँ पे देखो एक चीज देखो, n1 इज इक्वल टू n1 प्लस टू, तो 4 और 2 क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। बट इसका कोई मीनिंग नहीं है, क्योंकि इसके आगे कोई ना प्रिंट कराया है, कुछ कराया है, कोई मतलब इसका नहीं है। तो इस तरह से हमारा 4 प्रिंट हो जाएगा। 4 के बाद क्या प्रिंट होगा? 4 के बाद जो है हमारा, आगे आते हैं, ये देखो लास्ट वाला स्टेटमेंट, प्रिंट n2। क्या प्रिंट करा है? n2, n2 की वैल्यू क्या है? 4, तो 4 प्रिंट होगा। वैसे ये जो आंसर लिखा है, ये गलत तरीका है लिखने का, क्योंकि जो 4 प्रिंटिंग होगी हमारा एक लाइन में नहीं होगी, अलग अलग लाइन में होगी। पहले ऊपर 4 होगा, नीचे 4 होगा, बट आंसर में हमारे पास यही है, तो हमको यही आंसर मारना पड़ेगा। एग्जैक्ट जो सबसे ज्यादा मोस्ट सही लग रहा है वो ये है, 4 4, क्योंकि 4 ऊपर होना चाहिए, 4 नीचे होना चाहिए, अलग अलग लाइन में प्रिंट होगा ना, क्योंकि प्रिंट अलग यूज हो रहा है। तो इस तरीके से हमारे पास सी आंसर सही होना है, सही होगा यहाँ पे। 15 नंबर क्वेश्चन हम लोग पढ़ चुके हैं। तो जो है 16 नंबर का क्वेश्चन है, 16 नंबर का क्वेश्चन है, a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 8, c इज इक्वल टू 6, और कह रहा है कि एल्गोरिथम नीचे दिया गया है, तो इसका आउटपुट क्या होगा? देख लेते हैं। एल्गोरिथम मतलब प्लान होता है किसी भी प्रोग्राम को। जब आप बनाते हो, जो प्रोग्राम को बनाते हो, तो उसके पहले आप एक प्लान करते हो, चाहे आप फ्लो चार्ट से प्लान बना लो, चाहे एल्गोरिथम से बना लो, चाहे सीडो कोड से बना लो। ये 3 हमारे मेथड्स होते हैं प्लानिंग करने के लिए, जिससे हम कोडिंग कर पाते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एल्गोरिथम दिया हुआ है जो स्टेप बाय स्टेप है। स्टेप 1 में कह रहा है स्टार्ट कर लो भैया, शुरू कर लो। डिक्लेयर वेरिएबल्स ए बी सी को डिक्लेयर कर लिया है। रीड वेरिएबल ए बी सी, जिसकी वैल्यू ऊपर बता दिया है कि 5 8 6 होगा।
और कह रहा है कि अगर इफ ए इज लेस देन बी, अगर ए की वैल्यू बी से छोटी है, ए की वैल्यू सी से छोटी है, तो डिस्प्ले द स्मॉलेस्ट नंबर इज ए, else display c is the smallest number। फिर आते हैं else if b is less than c then display b is the smallest number, else display c is the smallest number। और स्टेप 5 में स्टॉप। इस पूरे प्रोग्राम का, इस पूरे एल्गोरिथम में, चूंकि ये प्लान है, कोडिंग नहीं है, कोडिंग में ये बोल रहा है कि जो सबसे छोटा नंबर होगा तीनों में उसको क्या कर दो, डिस्प्ले कर दो। तो यहाँ पे जो नंबर दिया हुआ है 5 8 6, तो 5 8 6 में सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 5। तो 5 इज द स्मॉलेस्ट नंबर, क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। तो ये सबसे हमारी छोटी संख्या ई इज द स्मॉलेस्ट नंबर, हमारा आंसर में क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। तो इसका आंसर पहला वाला होगा, ए होगा, ए इज द स्मॉलेस्ट नंबर। आप ये देख लो, इंग्लिश में अगर आप देखना चाहो तो इंग्लिश में देख लो, हिंदी में देखना चाहो तो ये सबसे छोटी संख्या है। 17 नंबर का क्वेश्चन है जिसको हम सॉल्व करते हैं। निम्नलिखित का आउटपुट क्या होगा, प्रिंट सम ऑफ 1 2 3। तो आप देखो प्रिंट सम ऑफ 1 2 3, ये सम क्या है, फंक्शन है जो किसको जोड़ना है, टपल है, टपल में 3 एलिमेंट है। टपल में कितने एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है जिसको हमको जोड़ना है। तो 3 3 2 5 1 6, 6 आंसर आएगा। इसका क्या आएगा, 6 आंसर आएगा। जितने भी एलिमेंट्स है उसको जोड़ दो, आंसर जो आएगा वही आंसर होगा, सम का काम है। तो इस तरह से 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किसमें डेटा अस्थायी रूप से संग्रहित किया जाता है, निम्नलिखित में से किसमें डेटा अस्थायी रूप से संग्रहित किया जाता है। अस्थायी रूप से, देखो वेरिएबल में हम जब डेटा स्टोर करते हैं तो कहाँ पे स्टोर होता है, रैम में। और रैम कोई भी चीज अस्थायी रूप से नहीं स्टोर करता, वो कैसे सेव करता है, उसको अस्थायी रूप होता है। अगर आप अस्थायी रूप से सेव करना चाहते हो तो हार्ड डिस्क में सेव करो। और हार्ड डिस्क में क्या सेव करोगे, फाइल सेव करोगे आप। तो इसका सही आंसर क्या होगा, फाइल। जब आप फाइल क्रिएट करते हो पाइथन में तो उसको आप अस्थायी रूप से हार्ड डिस्क में सेव कर देते हो। तो इसका सही आंसर होगा फाइल। आगे बढ़ते हैं। फ्लो चार्ट के लिए कनेक्टर का प्रतीक है। फ्लो चार्ट में जब हम फ्लो चार्ट बनाते हैं तो एक पेज से दूसरे पेज कनेक्ट करने के लिए हम एक सर्कल सर्कल का जो है देते हैं ऐसे। ये हमारा कनेक्टर का होता है, कनेक्टर ऐसे 1 लिखते हैं इसमें। और जब पहला कनेक्टर लगाते हैं तो 1 लिखते हैं। फिर इसके बाद और फ्लो चार्ट बनाओगे, जो भी बनाते हो आप, उसके बाद भी आपको कहीं दूसरे पेज में, तीसरे पेज में कनेक्शन देना है। तो इस तरह से कई सारे कनेक्टर्स को आप जोड़ सकते हो। आपको फ्लो चार्ट पढ़ना चाहिए क्योंकि फ्लो चार्ट में पूरा आपको सिंबल्स बताया जाएगा गया होगा। अगर आप एग्जाम देने जा रहे हो तो होप कि आप पढ़ चुके होगे, तभी आप क्वेश्चंस को समझ पाओगे। क्योंकि एक दिन में सारा चीज समझाना मुश्किल काम है कि सारे फ्लो चार्ट बताओ। लेकिन इस कनेक्टर्स का जो सिंबल है वो जो है सर्कल में होता है, इसलिए हमारा जो आंसर होगा वो होगा ए। आंसर क्या होगा, सही होगा। 20 नंबर के क्वेश्चन में आते हैं। फ्लो चार्ट में दो ब्लॉकों को जोड़ने के लिए फ्लो लाइन के रूप में किस प्रतीक का उपयोग किया जाता है। कह रहा है फ्लो चार्ट में दो ब्लॉक यानी दो सिंबल बनाए हो, दो सिंबल्स को जब आप जोड़ते हो तो जो फ्लो लाइन होती है, फ्लो लाइन कैसे बनाते हो, फ्लो लाइन आपकी बनती है ऐसे। ये ऐसे होता है, जैसे कि मान लो कि मैंने स्टार्ट किया है तो ये आपका स्टार्ट का सिंबल होता है। और जैसे मान लो कुछ मुझे डिस्प्ले कराना है तो ये हमारा डिस्प्ले का सिंबल होता है। पैरेललोग्राम में हम डिस्प्ले कराते हैं कोई चीज। तो आप ये देखो, ये जो फ्लो लाइन है ये क्या है, हमारी जो एरो है हमारी, ये फ्लो लाइन है, यही फ्लो लाइन है। और इस तरीके से हम लोग जो है फ्लो लाइंस को दिखाते हैं कि हमारा जो है आपका पैरेललोग्राम है जिसमें हम कोई चीज डिस्प्ले कराते हैं, कोई भी चीज दिखाते हैं। इसके बाद आप जो है प्रोसेसिंग बॉक्स कौन सा होता है, रेक्टेंगल हमारा प्रोसेसिंग बॉक्स होता है। अगर आपको कंडीशंस लेना हो तो आप कंडीशंस कैसे लेते हो, ऐसे लेते हो। ठीक है। तो इस तरीके से कई सारे फ्लो चार्ट में सिंबल्स हम लोग यूज करते हैं जो आप देख सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है, इंपोर्ट numpy एज np। कह रहा है कि हम numpy को इंपोर्ट करें। जो हमारा थोड़ी देर पहले क्वेश्चन आया था कि हम जब किसी भी मॉड्यूल को इंपोर्ट करते हैं, यहाँ पे numpy मॉड्यूल को हम इंपोर्ट कर रहे हैं। numpy मॉड्यूल को क्या कर रहे हैं, हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं, जिसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेशन, मैट्रिक्स पे कैलकुलेशन कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो numpy मॉड्यूल की वजह से हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। इसका numpy का एक छोटा सा नाम वेरिएबल दे दिया है, क्या है, np। तो कह रहा है कि जब भी हम अब यूज करेंगे numpy को ना, np एज ए np यूज करेंगे। तो ठीक है भैया, अच्छा किया तुमने एक वेरिएबल ले लिया। और यहाँ पे a इज इक्वल टू np डॉट array 12358 12358 नाम का एक वेरिएबल है। और b में जो है np डॉट array, b में 03421 नाम का है। और कह रहा है c इज इक्वल टू a प्लस b। देखो अब इसको जोड़ने के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। तो एक मैं न्यू फाइल ले रहा हूँ जिसमें जो है
बिल्कुल फ्रेश फाइल हो जहाँ पे आप अच्छे से इसको देख सको, और सारा जो भी हमारा क्वेश्चंस में है डेटा उसको हम लोग लिखते हैं। एरे का क्वेश्चन है 1 2 3 5 8। तो मैं एक बना लेता हूँ। पहला वाला जो एरे है हमारे पास, इसको रेड ले लेते हैं, रेड में ज्यादा आपको बेटर दिखेगा। 1 2 3 और 5 और 8। ठीक है, ये हमारा पहला एरे है। और दूसरा एरे भी बना लेते हैं। दूसरा एरे हमारे पास क्या है, 1 2 3 5 8 में 0 3 4 2 1। 0 4 3 2 1। तो जो एडिशन करना है आपको, जो नया चीज बनाना है, कैसे बनाओगे? नया चीज आपको बनाना है, इन दोनों को जोड़ दो। और कैसे बनेगा नया चीज? जो नया हमारा एरे बनेगा, देखो जिसका जिसके जो नीचे है, उसको जोड़ दो। 1 0 के नीचे है तो जोड़ दो, क्या आ जाएगा? 1 0 जोड़ोगे तो क्या आएगा? 1 आ जाएगा हमारा। क्लियर है? फिर 2 4 जोड़ोगे क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। 3 3 जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। और 5 और 1 जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। 8 और 1 जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा? देखो नया मैट्रिक्स हमारे पास क्या हो चुका है, एडिशन हो गया, मिल चुका है 1 6 6 6 9। लेकिन अभी क्वेश्चन फाइनल नहीं हुआ। इसका तीसरा ए एडिशन वाला स्टेटमेंट था, तो हमने क्या जोड़ा? सी इज इक्वल टू ए प्लस बी। यानी कि हमने जो जोड़ा है, ये हमारा ए है और ये हमारा क्या है? बी है। ये हमारा ए है और ये हमारा ए है, हमारा बी है। ए प्लस बी जोड़ दिया तो हमारे पास ये मिल गया सी। क्या मिल गया? ये हमारे पास, ये हमारे पास सी मिल गया। जो अभी हम ये देख रहे हैं हमारे पास सी एरे है, और एरे है तो इसके अंदर होगा, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ये एरे मिल गया हमको। अब इसमें अगला स्टेटमेंट जो हमारा कह रहा है कि सी मल्टीप्लाई बाई ए। सी को क्या करो आप? ए से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है भैया, सी को ए से मल्टीप्लाई करते, ये हमारा ये को लिखते हैं यहाँ पे। सी हमारे पास आ ही गया है। तो अब ए को हम लोग लिखते हैं 1 सबके सामने लिखोगे तो इजी होगा आपको। 2 3 5 और 8। ठीक, ये आपने लिख लिया। अब इसको मल्टीप्लाई करना है। सी मल्टीप्लाई, ये हमारा ए है, क्या है? ए। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। जैसे आपने इसको जोड़ा था वैसे मल्टीप्लाई कर दो। तो आपके सामने जो रिजल्ट होगा कुछ इस तरीके से होगा। 1 का 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा? 1। आसान है। 6 में 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा? 12। फिर 6 में 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा? 18। और 6 में 5 का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा? 30। और 9 में 8 का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा? 72। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया? हमारे पास आंसर आ गया 1 12 18 30 72। तो देखते हैं कि हमारा इसमें आंसर है कि नहीं है। अच्छा, ये पूछ रहा है कि C2 पे क्या अवेलेबल है। अभी देखो नेक्स्ट स्टेटमेंट और भी है इसके आगे। अभी हमने सॉल्व पूरा सॉल्व नहीं किया हमने। आंसर हमारा लगभग लगभग उसके करीब है हम लोग। अब अगला स्टेटमेंट है सी इक्वल टू सी मल्टीप्लाई बाई ये है। इसकी अगला स्टेटमेंट क्या है? प्रिंट सी और 2 नंबर इंडेक्स पे क्या वैल्यू अवेलेबल है वो तुम प्रिंट कराओ। तो 2 नंबर के उस पे क्या प्रिंट है? 0 1 2 18। क्या है हमारा? ये वाला 18 अवेलेबल है। क्लियर है? तो 18 प्रिंट होगा। आप देखते हैं कि आंसर में हमको 18 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। और आंसर में हमको 18 नहीं मिल रहा है तो बड़ा ऐसा हो नहीं सकता कि 18 ना मिले। 28 दे रहा है, मिस्टेक होना चाहिए, या आप कैलकुलेशन में देखें कोई गड़बड़ी नहीं ना हो जाए। कैलकुलेशन में तो नहीं कोई गड़बड़ी है भाई, क्योंकि देखो 1 का 1 में मल्टीप्लाई होगा, 6 का 2 में 12 हो गया, और 6 का 3 में मल्टीप्लाई होगा तो हमारा 12 हो गया हमारा। ये अच्छा, ये में क्या है? 1 2 3 5। और ये बिल्कुल सही है ये चीज हमारी। 6 का 3 में मल्टीप्लाई किया 18, 6 में 5 का 30, 28 तो कहीं नहीं आया भाई। और सी हमारे पास आया है 166। इसमें देखें कोई मिस्टेक नहीं। 1 0 जोड़ोगे तो 1 होगा। 4 और 2 जोड़ोगे तो 6 होगा, बिल्कुल सही है। 3 3 जोड़ोगे 6 होगा। और 5 1 6 जोड़ोगे तो 6 होगा। 8 1 जोड़ोगे 9, सही होगा। बिल्कुल सही है। और फिर हमारे पास 1 2 3 5 8 यहाँ पे भी सही लिखा है। तो 1 मल्टीप्लाई बाई 1
और 6 मल्टीप्लाई बाई 2 6 दूनी के 12 ये भी सही है, 6 3 18 ये भी सही है, और 6 5 30 ये भी सही है, और यहाँ पे 17 9 एंड 72 होगा। तो भैया हमारे हिसाब से तो 18 आना चाहिए, और इसके क्वेश्चंस में जो दिया हुआ है आंसर 28 है, लेकिन 28 आएगा नहीं। आप भी कैलकुलेशन करके और पाइथन पे रन करा के देखना कि क्या आ रहा है, लेकिन हमारे हिसाब से 18 आएगा। हो सकता है कि मिस प्रिंटिंग हो गई हो, कभी कभी ऐसी ब्लंडर मिस्टेक हो जाती है जो नहीं होनी चाहिए। फिर भी आप रन करा के एक बार देखना क्या आ रहा है, अगर मैंने गलत बताया है तो फिर आप एक बार मुझे कमेंट्स में करके जरूर बताना, ठीक है। तो 18 आना चाहिए इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं। 22, निम्नलिखित में से कौन सा मॉड्यूल का उपयोग करने का लाभ नहीं है? तो बहुत सारा ऑप्शन है इसमें, देखते हैं। कह रहा है प्रोवाइड सम मींस ऑफ रीयूज ऑफ प्रोग्राम कोड। बिल्कुल सही है, अगर मॉड्यूल्स आप बना रहे हो, मॉड्यूल आप इंपोर्ट करते हो एज अ फंक्शन, तो उस मॉड्यूल को आप कई बार आप क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। सही है। प्रोवाइड अ मीन ऑफ डिवाइडिंग अप टास्क, ये भी सही है कि मॉड्यूल बनाने की वजह से टास्क में डिवाइड कर सकते हो। प्रोवाइडिंग अ मीन्स ऑफ रिड्यूसिंग द साइज ऑफ द प्रोग्राम, कह रहा है प्रोग्राम की साइज को ये रिड्यूस कर देता है। ऐसा कुछ नहीं है कि ये प्रोग्राम हम मॉड्यूल बनाते हैं तो साइज को कम कर देता है प्रोग्राम के। तो ये सी वाला आंसर आपका क्या होगा, इसमें सही आंसर होगा। 23 नंबर के क्वेश्चन में आते हैं। टपल में दिया हुआ है 51762, और नीचे दूसरा स्टेटमेंट है टपल 1 डॉट पॉप 2। कह रहा है कि 2 को रिमूव करना। पॉप का फंक्शन का क्या काम है, रिमूव करना, किसी वैल्यू को रिमूव करना टपल से। तो टपल में 2 को रिमूव कर देगा तो क्या बचेगा, 5176 बचेगा। प्रिंट कराया यहाँ पे, तो आंसर होगा आपका बी वाला आंसर क्या होगा, सही आंसर 5176 आंसर सही होगा बिल्कुल। 24 नंबर का क्वेश्चन है, नमपाई का फुल फॉर्म क्या है? न्यूमेरिकल पाइथन। न्यूमेरिकल नमपाई का फुल फॉर्म क्या होता है, न्यूमेरिकल पाइथन। तो सी नंबर का क्वेश्चन क्या, सी नंबर का ऑप्शन हमारा सही होगा। तो फंक्शन फाइल पॉइंटर की वर्तमान स्थिति प्रस्तुत करता है। फाइल में कह रहा है कि आपका जो कर्सर है किस पोजीशन पे है, उसका नंबर क्या होगा, कौन सा फंक्शन बताता है। तो हमारा यह जो है टेल फंक्शन करंट पोजीशन बताता है। क्या बताता है, करंट पोजीशन ऑफ द कर्सर बताता है। तो इस तरीके से टेल फंक्शन से हम कर सकते हैं। तो टोटल हम लोग 25 क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व किए हैं। और यदि आपको जो है यह पसंद आया है मेरा क्वेश्चन सॉल्व कराना, तो अगर आप लोग कमेंट्स में आपको आगे की सीरीज भी चाहिए तो 25 क्वेश्चंस करके मैं सीरीज को सॉल्व कराऊंगा। यदि आप एस बोलोगे और भी आपको आगे की सीरीज चाहिए तो आप कमेंट्स करो, और मैं आगे की सीरीज भी आपके लिए लाऊंगा। ढेर सारे जितने भी एग्जाम्स हुए हैं, सेट्स हैं, सभी सॉल्व कराऊंगा। और उम्मीद है कि आप अगर ये वाला सेट्स जितने भी मैं सॉल्व करा रहा हूँ, अगर आप सॉल्व कर लेते हो तो आप अच्छे मार्क्स से क्या हो सकते हो, पास हो सकते हो। तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यदि आपको आगे भी चाहिए क्वेश्चन सीरीज तो आप कमेंट्स जरूर करें। थैंक यू सो मच।